जब हम लोकप्रिय संस्कृति की बात करते हैं तो पहला प्रश्न उठता है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति में समाज के मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों, भाषा, प्रथाओं और कलाकृतियों का समावेश होता है। क्योंकि संस्कृति सीखी जाती है, इसमें शामिल है कि लोग कैसे सोचते हैं और खुद को व्यक्त करते हैं। एल्फ्रेड क्रोबर और क्लाइड क्लिखोन ने अपनी पुस्तक कल्चर, ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस 1952 में संस्कृति की कई परिभाषाएं प्रस्तुत की है। एक हद तक संस्कृति एक सामाजिक सुविधा है। आखिरकार समान संस्कृति को दूसरों के साथ साझा करना ही समाज को परिभाषित करता है। यदि लोग सांस्कृतिक रूप से सहअस्तित्व में नहीं होते तो राष्ट्र मौजूद नहीं होते। यदि लोग विरासत और भाषा को साझा नहीं करते हैं तो कोई समाज नहीं हो सकता है और सभ्यता कार्य करना बंद कर देगी यदि लोग समान मूल्यों और सामाजिक नियंत्रण प्रणालियों पर सहमत नहीं होते हैं। रेमंड विलियम्स ने संस्कृति को जीवन का संपूर्ण तरीका एज अ होल वे ऑफ लाइफ कहा है। इसमें लोगों की परंपराएं, विश्वास, मूल्य, धर्म, रीति रिवाज, शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, कला और सौंदर्य संबंधी उपलब्धियां आदि शामिल हो सकते हैं। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण के माध्यम से संरक्षित है, लेकिन यह नवाचार, खोज और सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रियाओं के माध्यम से भी विकसित होती है। रसेल लाइन्स 1949 ने संस्कृति के प्रति अपने दृष्टिकोण के आधार पर समाज को 3 समूहों में विभाजित किया। अ हाइब्रो यह श्रेष्ठ समूह है जिसके सांस्कृतिक रूप की सभी समाज को आकांक्षा करनी चाहिए। बी मिडलब्रो ये सांस्कृतिक रूप हैं जो हाइब्रो बनना चाहते हैं लेकिन हर तरह से प्रामाणिकता और गहराई की कमी है। सी लोब्रो संस्कृति का सबसे कम परिष्कृत रूप। 1.1 परिभाषा। लोकप्रिय शब्द के लगभग 4 अर्थ हैं। बहुत से लोगों द्वारा पसंद किया गया, वो लाइक बाय मेनी पीपल, निम्न प्रकार के काम, इंफीरियर काइंड्स ऑफ वर्क, लोगों का पक्ष लेने के लिए जानबूझकर काम करना, वर्क डेलिबरेटली सेटिंग आउट टू विन फेवर विथ द पीपल, संस्कृति वास्तव में सृजन द्वारा बनाई गई है, कल्चर एक्चुअली मेड बाय क्रिएशन। लोकप्रिय संस्कृति या पॉप संस्कृति शाब्दिक रूप से लोगों की संस्कृति में सांस्कृतिक तत्व होते हैं जो किसी भी समाज में प्रचलित होते हैं और कई लोगों द्वारा व्यापक रूप से पसंद किए जाते हैं। समाज में व्यापक रूप से साझा किए जाने वाले विचार, रीति रिवाज, कला, मनोरंजन, प्रथाएं और विश्वास लोकप्रिय संस्कृति हैं। इस पर टेलीविजन, इंटरनेट और अन्य जनसंचार माध्यमों का गहरा प्रभाव होता है और विचारों का यह समूह समाज के दैनिक जीवन में फैला हुआ होता है। लोकप्रिय संस्कृति रचनात्मक रूप से विविध है, क्रिएटिवली डाइवर्स, भौगोलिक रूप से फैली हुई है, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, व्यावसायिक रूप से विविध है, कमर्शियली वेरीड और प्रकृति में राजनीतिक रूप से बहुआयामी है, पॉलिटिकली मल्टीफैसेटेड इन नेचर। लोकप्रिय संस्कृति पॉपुलर कल्चर शब्द 19वीं शताब्दी के मध्य में गढ़ा गया था और यह राज्य या शासक वर्गों की आधिकारिक संस्कृति ऑफिशियल कल्चर के विपरीत लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं को संदर्भित करता है। जॉन स्टोरी कल्चरल थ्योरी एंड पॉपुलर कल्चर एन इंट्रोडक्शन के अनुसार लोकप्रिय संस्कृति औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हुई। लोकप्रिय संस्कृति के चरित्र में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और अधिक लोकप्रिय संस्कृतियों की उत्पत्ति होती है। लोगों की आवश्यकता या उनके हित लोकप्रिय संस्कृतियों के निर्माण की पृष्ठभूमि हैं। प्रत्येक पॉप संस्कृति की अपनी जटिल धाराएं और संस्थान होते हैं। जॉन स्टोरी ने उस तरह की मिश्रित लोकप्रिय संस्कृति की पहचान करने के लिए अक्सर मास कल्चर शब्द का इस्तेमाल किया। हम जॉन स्टोरी 1993 द्वारा स्थापित लोकप्रिय संस्कृति की 6 विभिन्न ऐतिहासिक परिभाषाओं का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। लोकप्रिय संस्कृति उस संस्कृति को संदर्भित करती है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। इसका कोई नकारात्मक स्वर नहीं है। लोकप्रिय संस्कृति वह सब कुछ है जो उच्च संस्कृति नहीं है, इसलिए यह एक निम्न संस्कृति है। लोकप्रिय संस्कृति का तात्पर्य बड़े पैमाने पर उत्पादित भौतिक वस्तुओं से मास प्रोड्यूस्ड मटेरियल गुड्स है जो जनता के लिए सुलभ हैं। इस परिभाषा में लोकप्रिय संस्कृति शासक वर्ग के हाथ में एक उपकरण के रूप में प्रकट होती है। लोकप्रिय संस्कृति लोक संस्कृति है जो लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई है। लोकप्रिय संस्कृति प्रामाणिक, ऑथेंटिक, अद्वितीय, यूनिक और रचनात्मक क्रिएटिव है। लोकप्रिय संस्कृति सभी वर्गों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संस्कृति है। प्रमुख सामाजिक समूह लोकप्रिय संस्कृति का निर्माण करते हैं, लेकिन यह जनता ही तय करती है कि वह बनी रहे या चली जाए।
लोकप्रिय संस्कृति एक विविध संस्कृति है जहां प्रामाणिकता और व्यावसायीकरण धुंधला हो जाता है और लोगों के पास अपनी पसंद की संस्कृति बनाने और उपभोग करने का विकल्प होता है। यह लोकप्रिय संस्कृति का उत्तर आधुनिक अर्थ है। लोकप्रिय संस्कृति के स्रोत सोर्सेस। लोकप्रिय संस्कृति के कई स्रोत हैं। एक प्राथमिक स्रोत मास मीडिया विशेष रूप से लोकप्रिय संगीत, स्पेशली पॉपुलर म्यूजिक, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, वीडियो गेम्स, किताबें, बुक्स और इंटरनेट है। इसके अलावा संचार में प्रगति, एडवांसेस इन कम्युनिकेशन, विचारों के अधिक से अधिक संचरण की अनुमति देती है, विशेष रूप से सेल फोन के माध्यम से, और ये सभी चीजें लोकप्रिय संस्कृति के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं। लोकप्रिय संस्कृति उन पेशेवर संस्थाओं से भी प्रभावित होती है जो जनता को जानकारी प्रदान करती हैं। इन स्रोतों में समाचार मीडिया, न्यूज मीडिया, वैज्ञानिक, साइंटिफिक और विद्वानों के प्रकाशन, स्कॉलरली पब्लिकेशन और अपने क्षेत्र में एक प्राधिकरण माने जाने वाले लोगों की विशेषज्ञ राय, एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल हैं। यह रणनीति जनता को प्रभावित करने का एक उपयोगी तरीका है और किसी विशेष विषय पर उनकी सामूहिक राय को आकार दे सकती है। लोकप्रिय संस्कृति का एक विरोधाभासी स्रोत व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म है। नगरीय संस्कृति ने न केवल जनता के लिए एक साझा आधार प्रदान किया है, इसने व्यक्तिवादी आकांक्षाओं, इंडिविजुअलिस्टिक एस्पिरेशंस के आदर्शों को प्रेरित किया है। कभी कभी ये पथदर्शी अपने व्यक्तित्व से लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित करते हैं। बेशक एक बार जब कोई अनूठी शैली दूसरों द्वारा अपना ली जाती है तो वह अद्वितीय रहना बंद कर देती है और लोकप्रिय हो जाती है। लोकप्रिय संस्कृति का विश्व राजनीति से क्या संबंध है? How does popular culture relate to world politics? लोकप्रिय संस्कृति का राज्य द्वारा उपयोग किया जाना, स्टेट यूजर्स ऑफ पॉपुलर कल्चर। A.D. Rob, Operation Hollywood, How the Pentagon Shapes and Censors the Movies, 2004 New York, Prometheus Books, J. ऑलिक वॉर पोस्टर्स, वेपन्स एंड मास कम्युनिकेशन, 2011 लंदन, थेम्स एंड हडसन के अनुसार युद्ध के समय राज्य अपने लाभ या प्रचार के लिए लोकप्रिय संस्कृति का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए विश्व युद्ध, शीत युद्ध, वियतनाम युद्ध आदि में पोस्टर, फिल्म और अन्य मीडिया रूपों को राष्ट्र अथवा राष्ट्रवाद की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए या फिर अपने दुश्मनों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बी. शांति के समय में भी अधिकतर राष्ट्र लोकप्रिय संस्कृति का इस्तेमाल करते हैं। C. Raleigh, Written Evidence in UK House of Lords, Select Committee on Soft Power and the UK's इन्फ्लुएंस, परसुएन एंड पावर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, रिपोर्ट ऑफ सेशन 2013 से 14, 28 मार्च, एचएल पेपर 150, 2014, pp.801-806। सॉफ्ट पावर विकसित करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति में लगे राज्य, संगीत, रंगमंच और नृत्य आदि के माध्यम से सक्रिय रूप से लोकप्रिय संस्कृति की तलाश करती हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों, फैशन, फिल्म आदि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाकर विश्वास का निर्माण करना चाहती है। 9/11 के बाद से मुस्लिम देशों में अपनी छवि नवीनीकरण करने की कोशिश में अमेरिकी सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम विशेष रूप से खेल और फिल्म के द्वारा लोकप्रिय संस्कृति पर जोर देते हैं। सी. खेल विदेश नीति और राज्य कार्रवाई में एक विविध और विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रसिद्ध पिंग पोंग डिप्लोमेसी ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका चीन संबंधों में एक सफलता का संकेत दिया, जब अप्रैल 1971 में चीनी सरकार के निमंत्रण पर 9 व्यक्ति वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की टेबल टेनिस टीम ने प्रदर्शनी मैचों की एक श्रृंखला के लिए चीन का दौरा किया। इस दौरे के पश्चात निक्सन की चीन यात्रा हुई और अंततः जिसने यूएस चीन राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 1995 का रग्बी विश्व कप एक 2 स्तरीय राजनीतिक खेल, 2 लेवल पॉलिटिकल गेम था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के बाद के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पुनः एकीकरण का संकेत दिया। घरेलू तौर पर इसने एक नई बहुसांस्कृतिक राष्ट्रीय पहचान के रूप में इंद्रधनुष राष्ट्र, रेनबो नेशन बनाने का प्रयास किया। वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था और लोकप्रिय संस्कृति, द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉपुलर कल्चर। लोकप्रिय संस्कृति के अधिकांश रूप औद्योगिक रूप में उत्पादित और उपभोग किए जाते हैं और ये उद्योग तथा इनके इनपुट कच्चे सामग्री, श्रम, प्रौद्योगिकी, प्रथाओं, उत्पादन और खपत और आउटपुट, फिल्म, कपड़े, खिलौने आदि राज्य की सीमाओं को पार करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त या बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और श्रम के वैश्विक विभाजन, राज्यों और बाजारों के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति तथा उत्तर दक्षिण संबंधों में लोकप्रिय संस्कृति हमेशा ही संलिप्त रहता है। लोकप्रिय संस्कृति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पॉपुलर कल्चर। सबसे पहले हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लोकप्रिय संस्कृति का विश्लेषण करेंगे, जहां 3 तरह के सिद्धांतकार हैं: अ क्रिटिकल थ्योरिस्ट्स, आलोचनात्मक सिद्धांतकार, बी फंक्शनलिस्ट्स, कार्यात्मकवादी, एंड सी इंटरैक्शनिस्ट्स, अंतःक्रियावादी। आलोचनात्मक सिद्धांतकारों, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, के अनुसार उपभोग की सामंती पद्धति लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से लोगों के बीच फैली हुई है और इस प्रक्रिया में मास मीडिया एक उद्योग के रूप में काम कर रहा है। बेरोजगारी दर निश्चित रूप से उच्च है और निम्न सामाजिक वर्गों के लोग अभी भी महान मंदी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद वो मशगूल हैं, कम से कम उनके पास यूट्यूब और कुछ अन्य चीजें हैं जहां ये सभी चीजें पूंजीवाद का हिस्सा हैं। इसलिए आलोचनात्मक सिद्धांतकारों की राय है कि लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से हम उपभोक्ता ही अंतः यथास्थिति और स्वयं पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। कार्यात्मकवादियों, फंक्शनलिस्ट्स के अनुसार लोकप्रिय संस्कृति सामाजिक गोंद है जो उस सामाजिक समूह के सदस्यों को एक साथ बांधता है और समूह सामंजस्य और एकजुटता की भावना पैदा करता है। जैसा कि एमिले दुर्खीम ने अपने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में इसे यांत्रिक मैकेनिकल कहा था। एक ऐसे समाज में जो यांत्रिक एकजुटता मैकेनिकल सॉलिडारिटी प्रदर्शित करता है, उसका सामंजस्य और एकीकरण व्यक्तियों की एकरूपता से आता है। लोग समान कार्य के माध्यम से जुड़ाव महसूस करते हैं। शैक्षिक और धार्मिक प्रशिक्षण और जीवन शैली। यांत्रिक एकजुटता आमतौर पर पारंपरिक और छोटे पैमाने के समाजों में काम करती है। यांत्रिक एकजुटता, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और जैविक एकजुटता, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, 2 प्रकार की सामाजिक एकजुटता है जो एमिल दुर्खीम द्वारा तैयार की गई थी, जिसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में समाज के विकास पर उनके सिद्धांत के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। यांत्रिक एकजुटता में लोग समान क्रियाकलापों के माध्यम से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। काम, शैक्षिक और धार्मिक प्रशिक्षण और जीवन शैली। जबकि जैविक एकजुटता एक सामाजिक एकता, सोशल कोहेजन है जो अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंस पर आधारित है, जो काम की विशेषज्ञता से लोगों और अधिक उन्नत यानी आधुनिक और औद्योगिक समाजों के परिणामस्वरूप पूरकतावाद के बीच उत्पन्न होती है। हालांकि व्यक्ति प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग कार्य और अक्सर अलग अलग मूल्य और रुचियां होती हैं। समाज की व्यवस्था और बहुत एकजुटता उनके निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती है। अंतःक्रियावादी, इंटरैक्शनिस्ट्स इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम लोकप्रिय संस्कृति का उपयोग कैसे करते हैं और साथ ही यह भी जोर देते हैं कि दूसरे हमारे स्वाद, मूल्यों और पहचान को कैसे आकार देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे आप संगीत, खेल और टीवी शो आदि में अभिरुचि रखते हैं, वैसे ही आपके मित्र भी ठीक आपके समान ही अभिरुचि रखते हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है? जब आप पैदा हुए थे तो आपके नाम की लोकप्रियता के आधार पर आपको अपने नाम के ही बहुत सारे या कुछ लोग मिल सकते हैं, पर आपके माता पिता को किस चीज ने प्रभावित किया जिसके आधार पर उन्होंने आपका नाम रखा जहां आपके नाम के ही अन्य लोग मौजूद थे? संभावना है आपके आसपास विशेष नामों ने आपके लिए आपके माता पिता को सोचने का दृष्टिकोण प्रदान किया। हम लोगों के इन समूहों को जो व्याख्या करने, समझने और लोकप्रिय संस्कृति के माध्यम से आनंद लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, को व्याख्यात्मक समुदाय की संज्ञा देते हैं। इसलिए व्याख्यात्मक समुदाय ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी सामान्य सामाजिक पहचान और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि चाहे राष्ट्रीयता, नस्ल, जातीयता के आधार पर संगठित हो, लिंग, कामुकता, धर्म या उम्र, संस्कृति की अपनी समझ को अनुमानित तरीके से साझा करते हैं। मास कल्चर थ्योरी एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल। मास कल्चर शब्द 2 जर्मन विचारों का मेल है, मास और कुल्टूर। मास यूरोपीय समाज का गैरकुलीन, अशिक्षित हिस्सा है, विशेष रूप से वे लोग जिन्हें आज निम्न मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और गरीब के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जबकि कुल्टूर उच्च संस्कृति के रूप में अनुवादित है। यह न केवल कला, संगीत, साहित्य और अन्य प्रतीकात्मक उत्पादों को संदर्भित करता है जो उस यूरोपीय समाज के सुशिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा पसंद किए जाते हैं, बल्कि इन उत्पादों को चुनने वालों के विचारों और भावनाओं की शैलियों को भी संदर्भित करते हैं जो सुसंस्कृत, कल्चर्ड हैं।
दूसरी ओर जन संस्कृति, मास कल्चर, असंस्कृत बहुमत, अनकल्चर्ड मेजोरिटी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकात्मक उत्पादों को संदर्भित करती है। जन संस्कृति पर नकारात्मक निर्णय को लोकप्रिय संस्कृति जैसे अधिक सकारात्मक शब्द के उपयोग से प्रतिकार किया जा सकता है। 1930 के दशक के दौरान जर्मनी में मार्क्सवादी समाजशास्त्रियों का फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिन्होंने सबसे पहले जन समाज, मास सोसाइटी और जन संस्कृति, मास कल्चर की स्थापना की। उन्होंने जन संस्कृति के विचार को जन समाज की अवधारणा के भीतर विकसित किया, जिसे उन्होंने एक ऐसे समाज के रूप में परिभाषित किया जहां लोग, जनता, अद्वितीय लोक इतिहास के बजाय सार्वभौमिक सांस्कृतिक विचारों और वस्तुओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जन संस्कृति सिद्धांत का तर्क है कि औद्योगिकरण और पूंजीवाद ने समाज को बदल दिया है। पहले लोग सार्थक सामान्य पौराणिक कथाओं, सांस्कृतिक प्रथाओं, संगीत और कपड़ों की परंपराओं के माध्यम से निकटता से जुड़े हुए थे। अब वे सभी एक ही निर्मित पूर्वपैक संस्कृति के उपभोक्ता हैं, फिर भी एक दूसरे से असंबंधित और विघटित हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज में मजदूर वर्ग को उनके शोषण से विचलित करने के अपने तरीकों के कारण जन संस्कृति, मास कल्चर को हानिकारक और खतरनाक पाया। अडोर्नो और होर्खहाइमर ने यह वर्णन करने के लिए कल्चरल इंडस्ट्री शब्द गढ़ा कि कैसे जन संस्कृति एक खुशहाल, संतुष्ट समाज का भ्रम पैदा करती है, जो मजदूर वर्ग के लोगों का ध्यान उनकी कम मजदूरी, खराब काम करने की स्थिति और शक्ति की सामान्य कमी से दूर कर देता है। एरिच फ्रॉम 1955 ने तर्क दिया कि 20वीं सदी में तकनीकी विकास ने लोगों को खाली समय बिताने के लिए मजबूर किया है, जिससे लोगों की जिंदगी रोबोट के समान हो गई। हर्बर्ट मार्क्यूस 1964 ने देखा कि श्रमिक भी पूंजीवाद के जाल में आ गए और अपने सामाजिक वर्ग को त्याग कर उन्होंने सभी प्रतिरोधी शक्ति खो दी। उनका मानना था कि राज्य लोगों के लिए झूठी जरूरतें पैदा करता है, जिनकी पूर्ति करना असंभव है, ताकि वे अपने द्वारा लोगों को नियंत्रण में रख सकें। कला ने क्रांति को प्रेरित करने की अपनी शक्ति खो दी है और संस्कृति एक आयामी बन गई है। एलीट थ्योरिस्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के संभ्रांत सिद्धांतकार एंटोनियो ग्राम्सी और वॉल्टर बेंजामिन के नेतृत्व में समाजशास्त्र के संभ्रांत सिद्धांतकार एलीट थ्योरिस्ट्स सांस्कृतिक आधिपत्य, कल्चरल हिगमनी के विचार में विश्वास करते हैं। यह विचार है कि हमेशा एक प्रमुख सांस्कृतिक समूह होता है जो मूल्य प्रणाली और खपत और उत्पादन के पैटर्न को निर्धारित करता है। संभ्रांत सिद्धांतकारों का मानना है कि सांस्कृतिक उपभोग के मामले में जनता को नेतृत्व की आवश्यकता है, इसलिए वे एक कुलीन समूह द्वारा उनके लिए बनाई गई संस्कृति को स्वीकार करते हैं। अभिजातीय सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि संस्कृति दुनिया पर हावी है और छोटे सामाजिक समूहों की विभिन्न संस्कृतियों को उखाड़ फेंका है। अमेरिकियों ने एक सार्वभौमिक, मानकीकृत, कृत्रिम और सतही संस्कृति बनाई जिसे कोई भी अनुकूलित और आनंद ले सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से गहरा, सार्थक या अद्वितीय नहीं है। अमेरिकीकरण के विशिष्ट उदाहरण मैकडॉनल्ड्स के फास्ट फूड रेस्तरां हैं, जो दुनिया भर में पाए जाते हैं, या विश्व स्तर पर लोकप्रिय अमेरिकी फैशन ब्रांड हैं। डामनिक स्त्रिंती 1995 जैसे उत्तर आधुनिकतावादी जन संस्कृति सिद्धांत के आलोचक हैं, जिस पर वे अभिजात्यवाद को कायम रखने का आरोप लगाते हैं। वे सांस्कृतिक विविधता में विश्वास करते हैं और लोकप्रिय संस्कृति को इसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र के रूप में देखते हैं। स्ट्रिनाटी ने तर्क दिया कि स्वाद और शैली को परिभाषित करना बेहद मुश्किल है, जो कि उनके व्यक्तिगत इतिहास और सामाजिक संदर्भ के आधार पर सभी के लिए अलग है। ऐसे कुछ बिंदु हैं जिन पर वे कुलीन सिद्धांत से सहमत थे। स्त्रिंटी ने कला को एक व्यक्तिगत दृष्टि की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया और उनका मानना था कि व्यावसायीकरण कला को उसके सौंदर्य मूल्य से मुक्त करता है। वह अमेरिकीकरण के भी आलोचक थे, जिसका उन्होंने दावा किया कि यह न केवल रूढ़िवादी सिद्धांतकारों के लिए बल्कि वामपंथी विचारकों के लिए भी एक समस्या है। स्त्रिंटी ने सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा और लीविस 1930 के साथ भी सहमति व्यक्त की कि यह शिक्षा में एक जागरूक अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी है कि वह जनता को सांस्कृतिक रूप से ऊपर उठाए। मार्क्सिस्ट व्यूज ऑन पॉप कल्चर, मार्क्सवाद एक सामाजिक आर्थिक विश्लेषण पद्धति है जो ऐतिहासिक विकास की भौतिकवादी व्याख्या को नियोजित करती है। मार्क्सवाद उन स्कूलों में से एक है जिसका संस्कृति के अध्ययन पर प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक अध्ययन में विचार के कई स्कूल हैं। यह सच है कि मार्क्सवाद आर्थिक सिद्धांत और इस विचार पर केंद्रित है कि एक समाज का विकास और विशेषता मुख्य रूप से उसके उत्पादन के तरीके से होती है।
हालांकि संस्कृति को अधिरचना के उत्पाद के रूप में देखा जाता है, यह आधार को दर्शाता है। इस प्रकार दास आधारित शास्त्रीय समाज में संस्कृति उत्पादन की प्रणालियों को दर्शाती है, जैसा कि सामंतवाद के तहत और निश्चित रूप से पूंजीवाद के तहत होगा। मार्क्सवाद का सार यह है कि किसी भी समाज में उत्पीड़न और शोषण स्पष्ट है। मार्क्स ने मजदूर वर्ग को उत्पादन के औजारों के मालिकों पूंजीपतियों के अधीन पाया। सांस्कृतिक अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण ज्यादातर यह देखने पर केंद्रित है कि समाज के उत्पादन के तरीके में वर्ग संघर्ष और विकास संस्कृति में कैसे परिलक्षित होते हैं। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद यह पाता है कि संस्कृति एक सामाजिक उत्पाद सोशियल प्रोडक्ट, सामाजिक उपकरण सोशियल टूल और सामाजिक प्रक्रिया सोशियल प्रोसेस है, जो विभिन्न सामाजिक अनुभवों और पहचान वाले सामाजिक समूहों द्वारा निर्माण और उपयोग से उत्पन्न होती है, जिसमें लिंग, जाति, सामाजिक वर्ग और बहुत कुछ शामिल हैं। संस्कृतियों में उल्लेखनीय रूप से विरोधाभासी और मिश्रित तत्व हैं, जो असमान समाजों में भौतिक रूप से मौजूद सामाजिक अंतर्विरोधों से रचनात्मक रूप से इकट्ठे हुए हैं। शक्ति के सामाजिक संबंधों को लगातार समायोजित करने के खिलाफ मजबूती से लेकर प्रतिरोध तक। वर्ग संघर्ष को आकार देने में संस्कृति और विचारधारा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जिसे मार्क्स ने झूठी चेतना फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा था, उसे समझने की जरूरत है। पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पॉप कल्चर, उत्तर आधुनिकता और पॉप संस्कृति। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? आधुनिकता उस आंदोलन को दिया गया नाम है जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की कला और संस्कृति पर हावी था। उत्तर आधुनिकतावाद में एक ऐसे समाज के उद्भव का विचार शामिल है जिसमें जनसंचार माध्यम और लोकप्रिय संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्थान हैं, जो अन्य सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों को नियंत्रित और आकार देते हैं। Core ideals of postmodernism. आधुनिकतावाद के विचारों और आदर्शों के प्रति एक सतत अविश्वास, विशेष रूप से प्रगति के विचार, वस्तुनिष्ठता, कारण निश्चितता और व्यक्तिगत पहचान, और सामान्य रूप से भव्य कथा। एक मास मीडिया वर्चस्व वाले समाज, अ मास मीडिया डोमिनेटेड सोसाइटी की स्वीकृति जिसमें कोई मौलिकता नहीं है, बल्कि केवल वही है जो पहले किया गया है। Contemporary popular culture and postmodernism. Architecture. उत्तर आधुनिकतावाद ने आधुनिकतावाद के मेटानैरेटिव को खारिज कर दिया, जिसने अतीत की अवहेलना करते हुए वास्तुकला के सभी पिछले रूपों को मौलिक रूप से नकार दिया था और उच्च वृद्धि, सुव्यवस्थित, कांच और ठोस संरचनाओं पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए था। इसके बजाय उत्तर आधुनिकतावाद ने अत्यधिक अलंकृत, विस्तृत रूप से डिजाइन की गई, प्रासंगिक और चमकीले रंगीन इमारतों को अपनाया, उदार डिजाइनों और विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों के साथ काल्पनिकता और चंचलता पर जोर दिया। सिनेमा। उत्तर आधुनिकतावाद ने जानबूझकर यथार्थवाद और इसके पीछे के कुछ कारणों से परहेज किया, जैसे कि तनावग्रस्त तमाशा, स्ट्रेस्ड स्पेक्टिकल और परिष्कृत तकनीकों के माध्यम से कार्रवाई, एक्शन थ्रू सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, समय और स्थान पर भ्रम, कन्फ्यूजन ओवर टाइम एंड स्पेस, हाल के अतीत का पुनर्चक्रण करना, रिसाइक्लिंग द रिसेंट पास्ट, अन्य फिल्मों की नकल करके फिल्में बनाना, मेकिंग फिल्म्स इमिटेशंस ऑफ अदर फिल्म्स, विज्ञान कथा में अनुकरण, सिमुलेशन इन साइंस फिक्शन। पॉप संगीत। उत्तर आधुनिकतावाद ने संगीत की शैलियों और शैलियों के खुले और व्यापक मिश्रण को बहुत ही प्रत्यक्ष और आत्मजागरूक तरीकों से अपनाया। पॉप और रॉक एंड रोल, मिक्सिंग पॉप एंड रॉक ऑन रोल, कोलाज कंस्ट्रक्शंस, रेगे साउंड सिस्टम, रग्गे साउंड सिस्टम्स, रैप हाउस, हिप हॉप और टेक्नो, हिप हॉप एंड टेक्नो। फेमिनिज्म एंड पॉप कल्चर। नारीवाद का वैश्विक विचार इस विश्वास को संदर्भित करता है कि पुरुष और महिलाएं सभी अवसरों, उपचार, सम्मान और सामाजिक अधिकारों में समानता के पात्र हैं। सामान्य तौर पर नारीवादी वे लोग होते हैं जो लिंग के आधार पर सामाजिक असमानता को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं और इसे जारी रखने से रोकते हैं। वास्तव में नारीवाद के कई अलग अलग प्रकार हैं। मुख्य 4 उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म, कट्टरपंथी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सवादी नारीवाद, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और उत्तर आधुनिक नारीवाद, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म हैं। उदारवादी नारीवादी बाल देखभाल में अधिक पुरुष भागीदारी के साथ समान भागीदारी के रूप में विवाह का समर्थन करते हैं। वे व्यक्तिगत स्वायत्तता में विश्वास करते हैं, विशेष रूप से गर्भपात और अन्य प्रजनन अधिकारों के पहलू में, जिसका अर्थ है कि वे अपनी पसंद का जीवन जीते हैं। उदारवादी नारीवाद समानता हासिल करने के लिए राज्य और राजनीतिक अधिकारों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह राज्य को व्यक्तिगत अधिकारों के मुख्य रक्षक के रूप में देखता है। उदारवादी नारीवादी क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं चाहती हैं। वे चाहते हैं कि मौजूदा ढांचे में बदलाव हो।
समान अवसरों का सृजन उदारवादी नारीवादियों का मुख्य उद्देश्य है। उदा लिंग भेदभाव अधिनियम और समान वेतन अधिनियम। संक्षेप में, उदार नारीवाद नारीवाद की विविधता है जो मुख्यधारा के समाज की संरचना के भीतर काम करती है ताकि महिलाओं को राजनीतिक और कानूनी पाठ्यक्रमों के माध्यम से उस संरचना में एकीकृत किया जा सके। नारीवाद की अगली भिन्नता कट्टरपंथी नारीवाद रेडिकल फेमिनिज्म है। कट्टरपंथी नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो मानता है कि लिंगवाद समाज में इतनी गहराई से निहित है कि लिंग की अवधारणा को पूरी तरह से खत्म करने का एकमात्र इलाज है। कट्टरपंथी नारीवाद पितृसत्ता पर शक्ति की एक प्रणाली के रूप में ध्यान केंद्रित करता है जो समाज को पुरुष वर्चस्व मेल सुप्रीमेसी की धारणाओं के आधार पर जटिल संबंधों में व्यवस्थित करता है। बलात्कार, हिंसा और अश्लील साहित्य ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से पुरुषों ने महिलाओं पर अपनी शक्ति को सुरक्षित और बनाए रखा है। इसका उद्देश्य मानक लिंग भूमिकाओं अपोजिंग स्टैंडर्ड जेंडर रोल्स और महिलाओं के पुरुष उत्पीड़न का विरोध द मेल ऑपरेशन ऑफ विमेन करके पितृसत्ता को चुनौती देना और उसे उखाड़ फेंकना है। रोजमरी टोंग फेमिनिस्ट थॉट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन वेस्टव्यू प्रेस 1998 के अनुसार रेडिकल नारीवादियों के दो समूह हैं। रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट्स रेडिकल मुक्तिवादी नारीवादी। उनका मानना है कि लिंग भेद को मिटाना संभव और वांछनीय दोनों है या कम से कम बहुत कम, और एंड्रोगिनी उभयलिंगी की स्थिति के लिए लक्ष्य जिसमें पुरुष और महिलाएं महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं हैं। बी रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट्स कट्टरपंथी सांस्कृतिक नारीवादी। वे स्त्री की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं। टोंग के अनुसार कट्टरपंथी सांस्कृतिक नारीवादी स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताओं जैसे भावना का जश्न मनाते हैं और पुरुषत्व से जुड़ी उन विशेषताओं जैसे पदानुक्रम के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। मार्क्सवादी नारीवाद मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का मानना है कि पितृसत्ता के बजाय पूंजीवाद कैपिटलिज्म रेदर दैन पैट्रियार्की महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख स्रोत है और पूंजीपति मुख्य लाभार्थी हैं। वे शासक वर्ग और सर्वहारा परिवारों रूलिंग क्लास एंड प्रोलेटेरियन फैमिलीज से संबंधित महिलाओं के बीच मतभेदों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। मार्क्सवादी नारीवादियों का मानना है कि मजदूर वर्ग की महिलाओं और पुरुषों के बीच सहयोग की काफी गुंजाइश है और दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। कम्युनिस्ट समाज में मार्क्सवादी नारीवादियों का मानना है कि लैंगिक असमानताएं मिट जाएंगी। उत्तर आधुनिक नारीवाद पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म झूठी सार्वभौमिकता फॉल्स यूनिवर्सैलिटी श्वेत पश्चिमी विषमलैंगिक मध्यम वर्ग का दावा करने के लिए पूर्ववर्ती नारीवादी सिद्धांत की आलोचना करता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद भाषा, प्रवचन और राजनीति और अवसरों के बजाय शक्ति और ज्ञान के बीच संबंध से संबंधित है। लैंग्वेज डिस्कोर्सेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज रेदर दैन पॉलिटिक्स एंड अपॉर्चुनिटीज। Differences between elite culture and popular culture. उच्च संस्कृति को एक उपसंस्कृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे समाज के उच्च वर्ग द्वारा साझा किया जाता है। दूसरी ओर लोकप्रिय संस्कृति को एक उपसंस्कृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे सभी या समाज के जन द्वारा साझा किया जाता है। इस अर्थ में दो संस्कृतियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उन तक किसके पास पहुंच है, जैसे कि उच्च वर्ग की उच्च संस्कृति तक पहुंच है जबकि अधिकांश लोगों की लोकप्रिय संस्कृति तक पहुंच है। उच्च संस्कृति के प्राप्तकर्ता संभ्रांत या उच्च वर्ग शिक्षित और परिष्कृत लोग हैं। उदाहरण के लिए बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, फिल्म निर्देशक आदि। निम्न संस्कृति के रिसीवर आम जनता हैं, ज्यादातर गैरअभिजात वर्ग। उच्च संस्कृति को समझने या उसकी सराहना करने के लिए किसी को महत्वपूर्ण मात्रा में शिक्षा या सीखने की आवश्यकता होती है। निम्न संस्कृति को समझने या उसकी सराहना करने के लिए किसी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा या अत्यधिक सीखने की आवश्यकता नहीं है। उच्च संस्कृति का निर्माण करने के लिए उच्च कुशल श्रम या अपार प्रतिभा की आवश्यकता हाई स्किल्ड लेबर और इमेंस टैलेंट टू प्रोड्यूस हाई कल्चर होती है। निम्न संस्कृति के उत्पादन के लिए उच्च कुशल श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च संस्कृति विचारधाराओं, विश्वासों, विचारों, प्रवृत्तियों, प्रथाओं और कार्यों का एक संग्रह है। कलेक्शन ऑफ आइडियोलॉजीज, बिलीफ्स, थॉट्स, ट्रेंड्स, प्रैक्टिसेस एंड वर्क्स। बौद्धिक या रचनात्मक जो परिष्कृत, सुसंस्कृत और शिक्षित अभिजात वर्ग के लोगों के लिए है। निम्न संस्कृति आम लोगों और जन की संस्कृति है। Examples. High culture, opera, expensive restaurants, classical music, and Renaissance art are some examples. Popular culture, fast food chains, reality shows, new genres of music and fashion are examples of popular culture. Folk culture.
फोक संस्कृति सामान्य स्थानीय लोगों के हर दिन की प्रथाओं को संदर्भित करती है, जो अक्सर पूर्वौद्योगिक युग से जुड़ी लंबी लंबी परंपराओं में निहित होती है। फोक संस्कृतियां आमतौर पर एक विशिष्ट स्थान पर निहित होती हैं और उस स्थान के लिए अद्वितीय होती हैं। दुनिया भर में हजारों अलग अलग लोक संस्कृतियां हैं, जो आम लोगों के सामान्य दिन प्रतिदिन के जीवन से उभरी हैं और उनकी प्रथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से मुंह के शब्द के माध्यम से पारित किया गया है। फोक संस्कृति शब्द का प्रयोग विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं और संपूर्ण संस्कृतियों दोनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, और उदाहरण के लिए इंग्लैंड में मॉरिस नृत्य, मंगोलियाई लोक गायन, चौकताव, मूल अमेरिकी कहानी, उत्तरी भारत का आल्हा उदल कहानी कहने आदि शामिल है। फोक संस्कृति इस प्रकार जीवित अनुभव के बारे में है और आमतौर पर वैश्विक के बजाय एक स्थान पर स्थानीय रूप से आधारित होती है। फोक संस्कृतियों को आमतौर पर वास्तविक लोगों के प्रामाणिक जीवंत अनुभव के हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि आप अक्सर पर्यटकों के लाभ के लिए ऐतिहासिक फोक संस्कृति के नकली संस्करण देखेंगे, जिसमें मूल फोक संस्कृति के कई पहलू हो सकते हैं। उन्हें और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में बदल दिया गया है। Difference between folk and popular culture. फोक संस्कृति पारंपरिक रूप से अलग-थलग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे सजातीय समूहों द्वारा पारंपरिक रूप से प्रचलित होता है। पॉप संस्कृति बड़े विषम समाजों में पाई जाती है, जो अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं में अंतर के बावजूद कुछ आदतों को साझा करते हैं। फोक रीति रिवाज अज्ञात स्रोतों से, अज्ञात तिथियों से तथा कई समूहों के माध्यम से होता है। पॉप संस्कृति में आमतौर पर एक ज्ञात प्रवर्तक होता है और अधिक फुर्सत व मनोरंजक समय और अधिक पूंजी का परिणाम होता है। फोक संगीत कहानी कहता है या दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। पॉप संगीत विशिष्ट व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को बेचे जाने के उद्देश्य से लिखा जाता है। फोक संस्कृति धीरे धीरे और फिर मुख्य रूप से व्यक्तियों के भौतिक स्थानांतरण के माध्यम से फैलती है। पॉप संस्कृति तेजी से और मुख्य रूप से किसी रोल मॉडल या समाज के आदर्श व्यक्तियों के समूह से पदानुक्रमित प्रसार के माध्यम से फैलती है। फोक संस्कृति एक समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापक रूप से भिन्न होती है। चूंकि अधिकांश फोक संस्कृति अपने लोगों के जीवन और आदतों के अनुरूप व्यवहार करती है, जिस भौतिक वातावरण में लोग कार्य करते हैं, उसका संस्कृति पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। लोक संस्कृति की तुलना में पॉप संस्कृति किसी दिए गए स्थान पर समय समय पर व्यापक रूप से भिन्न होती है। यह इसके व्यापक और तेजी से प्रसार और पॉप संस्कृति से जुड़ी सामग्रियों को हासिल करने के लिए लोगों की सापेक्ष संपत्ति के कारण है। पॉप संस्कृति का विकास वहां हुआ है जहां लोगों के पास संस्कृति के भौतिक सुविधाओं को अपनाने और उनके उपयोग के लिए फुर्सत के पल और पर्याप्त आय है। Popular culture and history, the historian and the archives. एक अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहां लोग पत्रों, रिपोर्टों, नोट्स, तस्वीरों और अन्य प्राथमिक स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से तथ्य, डेटा और साक्ष्य एकत्र करने के लिए जा सकते हैं। लोकप्रिय संस्कृति के तत्व लंबे समय से अभिलेखीय संग्रह का हिस्सा रहे हैं। राज्य प्रायोजित पुस्तकालय और अभिलेखागार मुख्य रूप से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के ऐतिहासिक खातों के लिए प्रासंगिक सामग्री एकत्र करते हैं, लेकिन आमतौर पर विशिष्ट व्यक्तियों के व्यक्तिगत दस्तावेजों से लेकर अनुष्ठान और रोजमर्रा के उपयोग के लिए कपड़ों की वस्तुओं आदि सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को संरक्षित किया जाता है। सभी लेख नहीं बल्कि अभिलेखागार ऐतिहासिक या नृवंश विज्ञान, हिस्टोरिकल और एथनोग्राफिक वैल्यू मूल्य के लेख को बरकरार रखते हैं, जो पूर्व और बाद के औपनिवेशिक विषयों की संस्कृतियों और रीति रिवाजों, कल्चर्स एंड कस्टम्स के बारे में जिज्ञासा को दर्शाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मास मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति के उदय ने लोकप्रिय संस्कृति में अभिलेखीय और विद्वानों की रुचि को तेज कर दिया। सरकार की लोकतांत्रिक प्रणालियों की अत्यधिक नाजुकता और इतिहास लेखन के अभिजात वर्ग, राजनीतिक और राजनयिक रूपों के बहिष्करण प्रभावों के बारे में चिंताओं के जवाब में इस अवधि में सामाजिक इतिहास में अभूतपूर्व रुचि देखी गई और उन प्रकार के अभिलेखागारों में बढ़ती रुचि देखी गई जो इसको पर्याप्त दस्तावेजों की आपूर्ति कर सकते थे। पॉपुलर और ऑफिशियल, एथनोग्राफिक और हिस्टोरिकल, लोब्रो और हाइब्रो के बीच लुप्त होती सीमाओं ने पुरालेखपालों, रिकॉर्ड रखने वाले संस्थानों और शोधकर्ताओं के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां पेश कीं। पुरातत्वविदों के काम के उभरते पेशेवर, नैतिक और राजनीतिक दायरे को परिभाषित करने वाले तनाव उन लोगों के बीच एक नए संबंध को दर्शाते हैं जो समतावादी समाजों को आकार देने की इच्छा रखते हैं और जो अपना इतिहास लिखते हैं। यद्यपि लगभग सभी पुस्तकालयों और अभिलेखीय भंडारों में पहले से ही संग्रह हैं जिनकी सामग्री को पॉपुलर कल्चर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है,
लोकप्रिय सामग्रियों के संरक्षण में रुचि ने ऐसे संस्थानों के विकास को प्रेरित किया जो ऐसे संग्रहों की पहचान और देखभाल करने में विशेषज्ञ हैं। लोकप्रिय संस्कृति के अभिलेखागार आर्काइव्स ऑफ पॉपुलर कल्चर इस प्रकार विशिष्ट संस्थानों के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित श्रेणी के रूप में उभरे। मुख्यधारा के संस्थानों और उभरते विशिष्ट भंडारों में बढ़ते लोकप्रिय संस्कृति संग्रह ने कुछ शैक्षणिक मानदंडों और मूल्य के पदानुक्रमों को चुनौती दी है और इतिहास और संस्कृति पर व्यापक नए वैकल्पिक दृष्टिकोण उपलब्ध कराए हैं। सामग्री और ऐतिहासिक संरक्षण और पुनर्प्राप्ति की इन नई अवधारणाओं में से अल्पसंख्यक समूहों द्वारा विशेष संग्रह उभरा जिसमें लोकप्रिय संस्कृति सामग्री ने केंद्रीय भूमिका निभाई। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई समलैंगिक और समलैंगिक अभिलेखागार ऑस्ट्रेलियन लेस्बियन एंड गे आर्काइव्स इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क यूएसए में लेस्बियन हेयर स्टोरी अभिलेखागार लेस्बियन हर्स्ट्री आर्काइव्स इन न्यूयॉर्क, कोलोन जर्मनी में सेंट्रम श्व्यूल जोस्किट समलैंगिक इतिहास केंद्र, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गे और लेस्बियन मेमोरी इन एक्शन गाला या बुडापेस्ट हंगरी में हैटर आर्काइव इन बुडपेस्ट प्रदर्शित करता है कि कैसे LGBTIQ+ जमीनी स्तर के संगठनों ने ऐतिहासिक आख्यानों के संशोधन के माध्यम से समान अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए अपने संघर्ष के हिस्से के रूप में समृद्ध संग्रह और संरक्षण के उपयुक्त मानदंड बनाए हैं। लोकप्रिय संस्कृति सामग्री जैसे बटन, पत्रक, कपड़े और अखबार की कतरन ऐसे कई अभिलेखागार के मूल में रही है। विद्वानों, कलाकारों, कार्यकर्ताओं और पुरालेखपालों ने इस प्रकार संग्रह की विविध परिभाषाओं और ऐतिहासिक विषयों की श्रेणी में लोकप्रिय संस्कृति संग्रह को दृश्यमान बनाया है। गैरभिजात वर्ग अपरंपरागत, प्रतिपारंपरिक, अविभाज्य और लगातार बदलते हुए इतिहास के लेखन के लिए अभिलेखीय साक्ष्य ढूंढना और उनका उपयोग करना पुरालेखपालों और शोधकर्ताओं के लिए चुनौतियों का एक विशेष समूह प्रस्तुत किया है, चाहे सामग्री की भौतिक क्षणिकता के कारण या इसके कारण उनकी सांस्कृतिक योग्यता की अस्पष्टता। जैसे जैसे सांस्कृतिक उत्पादों के लिए वैश्विक उपभोक्ता बाजार का नाटकीय रूप से विस्तार हुआ, ऐसी सामग्री की पहचान और संग्रह करने में नियोजित रणनीतियां विशेष रूप से जटिल हो गई हैं। Significance of pop culture in early modern Europe. यूरोप में उत्तर मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक काल 1450 से 1789 सी पर अध्ययन उल्लेखनीय रूप से आकर्षक और नवीन रही है और इसने अन्य समय और स्थानों के अध्ययन पर काफी प्रभाव डाला है। पिछले 50 वर्षों में प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के इतिहासकार तथाकथित एन्नेस स्कूल के टोटल हिस्ट्री से काफी प्रभावित हुए हैं, जो विस्तारित इतिहास के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों को एक साथ लाने का एक सुव्यवस्थित मॉडल है। Norberg Elias N. Z. Davis, Peter Burke E. P. थॉम्पसन और स्टीफन क्लार्क जैसे विद्वानों ने प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के अध्ययन के लिए मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि को लोगों के सामूहिक व्यवहार, शिष्टाचार और नैतिकता की व्याख्या करने के प्रयास हेतु रचनात्मक रूप से लागू किया है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के इतिहासकारों ने माइक्रोहिस्ट्री के अभ्यास का बीड़ा उठाया है, जो अक्सर अस्पष्ट, सीमांत या विलक्षण व्यक्तियों के जीवन को बड़े सामाजिक समूहों के इतिहास और सामाजिक संरचना और व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। और हाल ही में विद्वानों ने यूरोपीय घटनाओं और प्रक्रियाओं की हमारी समझ को संशोधित किया है। उदाहरण के लिए पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार, प्रतिसुधार, जादू टोना, गुप्त प्रथाओं, भक्ति संस्कृतियों, यूरोपीय और अमेरिकी, एशियाई और अफ्रीकी लोगों के बीच संपर्क पर ध्यान केंद्रित करके। पीटर बर्क, पॉपुलर कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1972, लोकप्रिय संस्कृति पॉपुलर कल्चर को साधारण लोगों ऑर्डिनरी पीपल की संस्कृति के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें लोकगीत और लोककथाएं, भक्ति चित्र, खेल और त्योहार आदि शामिल हैं। 1500 सी यूरोप में बर्क के अनुसार लोकप्रिय संस्कृति सभी की संस्कृति थी। यद्यपि कुछ विद्वान और शिक्षित लोगों की एक अलग संस्कृति, ग्रेट ट्रेडिशन, महान परंपरा मौजूद थी, इस समय अभिजात वर्ग ने भी बाकी की लिटिल ट्रेडिशन, छोटी परंपरा में भाग लिया। निम्नलिखित 3 शताब्दियों में हालांकि इन दो परंपराओं के बीच एक बढ़ता ध्रुवीकरण देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप 1800 के आसपास यूरोपीय अभिजात वर्ग ने लोकप्रिय संस्कृति को निम्न वर्गों के लिए छोड़ दिया था, जिनसे वे अब अलग हो गए थे। पुनर्जागरण से धर्मपरायणता, पाइटी, शिष्टाचार, मैनर्स, यौन शालीनता, सेक्सुअल मॉडेस्टी, स्वच्छता और कार्य अनुशासन के नए मॉडलों ने अभिजात वर्ग और लोकप्रिय वर्गों के बीच अधिकार संबंधों को बदल दिया। लोकप्रिय संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिसमें अभिजात वर्ग और आम लोगों ने सत्ता की नई तकनीकों का विकास और मुकाबला किया।
इस अवधि के संदर्भ में इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि अभिजात वर्ग ने तेजी से सांप्रदायिक उत्सवों को अपवित्र, सामाजिक और राजनीतिक रूप से विध्वंसक, अंधविश्वासी और पिछड़ा माना। मानवतावाद ब्लैक डेथ 1347 से आर्थिक रूप से उपजा सामाजिक संघर्ष और रियासतों की संप्रभुता के विकास ने एक अस्थिर और सामाजिक रूप से प्रतिस्पर्धी माहौल बनाया। 1404 में पेरिस विश्वविद्यालय के चांसलर जीन चार्लियर डिजर्सन 1363 से 1429 ने फ्रांसीसी राजा से सभी त्योहारों के दिनों को कम करने की अपील की। मार्टिन लूथर 1483 से 1546 ने 1520 में रोमन कैथोलिक धर्म की पवित्र संरचना को खारिज करने से पहले पवित्रता की प्रकृति पर जोर दिया। जर्मन धार्मिक सुधारकों जैसे कि निकोलस ऑफ कुसा 1401 से 1464 और स्ट्रासबर्ग में जोहन जेलर वॉन केजर्सबर्ग 1445 से 1510 जैसे प्रचारकों ने पवित्र को अपवित्र से अलग करने और कार्निवल को सीमित करने की मांग की। Peter Bruegel, c. 1525 से 1569 ने विश्वदृष्टि के इस टकराव को अपनी पेंटिंग द बैटल बिटवीन कार्निवल एंड लंट 1559 में कैद किया। मध्य युग के अंत और प्रारंभिक आधुनिक काल में आम लोगों के दमन के कारण त्योहार और लोकप्रिय सभाओं द्वारा विद्रोह की संभावना सबसे महत्वपूर्ण कारक थी। युद्ध की निरंतर अवधि, जिसमें फ्रांस में धर्म के युद्ध 1563 से 1598, जर्मनी में 30 साल का युद्ध 1618 से 1648 और रूस में मुसीबतों का समय 1604 से 1613 और पूरे 17वीं शताब्दी में आर्थिक मंदी की अवधियों ने पारंपरिक समुदायों के ताने बाने को नष्ट करने में मदद की, जिसमें कई लोकप्रिय परंपराओं को त्याग दिया गया। 16वीं शताब्दी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष ने सामाजिक जांच और सभी अनुष्ठान व्यवहारों के नियमन को तेज कर दिया। उदाहरण के लिए पेरिस में पार्लियामेंट ने 1514 में मास्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया और 1524 में रहस्यमय नाटकों की निंदा की, क्योंकि उनके धर्म और रंगमंच का भारी मिश्रण नया, खतरनाक और अपरिवर्तनीय दिखाई दिया। प्रारंभिक आधुनिक शासक वर्गों ने नई अनुशासनात्मक तकनीकों का विकास किया और ग्रामीण समुदायों के अनुष्ठान जीवन में अधिक व्यवस्थित रूप से हस्तक्षेप किया। प्रशिक्षित अधिकारियों की वृद्धि के साथ साथ नगरों पर रियासतों और केंद्रीकृत प्रभुत्व में भी वृद्धि हुई। लोकप्रिय संस्कृति के प्रारंभिक आधुनिक सुधार का यह पहला चरण 17वीं शताब्दी या बाद में पूर्वी यूरोप और रूस में चला। लोकप्रिय संस्कृति का दूसरा चरण, जिसे लोकप्रिय संस्कृति का सुधार भी कहा जाता है, इसकी जड़ें 16वीं शताब्दी में निहित हैं, जो 18वीं शताब्दी के आगे से सबसे स्पष्ट है, जब उत्पादन के अधिक पूंजीवादी संबंध कैपिटलिस्ट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, सांस्कृतिक मूल्यों के ईसाई एकाधिकार में गिरावट, अ डिक्लाइन ऑफ द क्रिश्चियन मोनोपोली ऑफ कल्चरल वैल्यूज और राजनीतिक उथल-पुथल जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, पॉलिटिकल अहिवल्स सच एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने प्राधिकरण संबंधों को और बदल दिया। इसमें मौखिक से प्रिंट संस्कृति में बदलाव, शिफ्ट फ्रॉम ओरल टू प्रिंट कल्चर, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक वर्ग समाज के उद्भव, द इमर्जेंस ऑफ अ क्लास सोसाइटी सहित परिवर्तन की अधिक दीर्घकालिक संरचनात्मक प्रक्रियाएं शामिल थीं। बाद में होने वाले बुर्जुआ सांस्कृतिक आधिपत्य, एडवेंट ऑफ बुर्वा कल्चरल हिगमनी, मजदूर वर्ग के राजनीतिक आंदोलनों, वर्किंग क्लास पॉलिटिकल मूवमेंट्स, उपभोक्ता समाज, कॉन्स्यूमर सोसाइटी और जन संस्कृति, मास कल्चर के आगमन ने संरचनात्मक परिवर्तन किए, जिसने आधुनिक काल में लोकप्रिय संस्कृति की प्रकृति, चेंज द नेचर ऑफ पॉपुलर कल्चर, को बदल दिया। इतालवी संशोधनवादी मार्क्सवादी समाजशास्त्री एंटोनियो ग्राम्सी 1891 से 1937 द्वारा विकसित कल्चरल हिगमनी की अवधारणा को सामाजिक इतिहासकारों ने लोकप्रिय संस्कृति के सुधार के दोनों चरणों पर चर्चा करने में विशेष रूप से उपयोगी पाया है, जिसमें प्रमुख प्रतीकों और अनुष्ठानों को नियंत्रित करने की क्षमता निर्धारण की बात कही गई है। इसलिए लोकप्रिय संस्कृति के सुधार की एक परिभाषा अभिजात वर्ग के अपने सांस्कृतिक आधिपत्य को बनाए रखने के लिए चल रहे प्रयास हैं। लोकप्रिय संस्कृति के सुधार में 4 गतिकी की पुनरावृत्ति होती है। 1 अभिजात वर्ग का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्कृतिकरण, जो विशिष्ट व्यवहारों को अपनाकर अपनी शक्ति को वैध बनाता है, जो कथित रूप से श्रेष्ठ और अधिक प्रतिष्ठित सौंदर्य या नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। सांस्कृतिक आधिपत्य के बाद के अभिजात वर्ग की खोज, जिसमें उसके द्वारा राज्य का कुछ नियंत्रण करने की आकांक्षाएं शामिल हैं। युवाओं के समाजीकरण का शासक वर्ग द्वारा नियंत्रण, जिसमें विशेष रूप से युवा पुरुषों के व्यवहार को अनुशासित करना, वयस्क पुरुषों के अधिकार को लागू करना आदि शामिल हैं, तथा सामाजिक अधीनस्थों की अपनी खुद की एक अलग संस्कृति को गढ़ने की बदलती क्षमता और इस प्रकार कुलीन सांस्कृतिक आधिपत्य, इलीट कल्चरल हिगमनी के उत्पादन और लोकप्रिय संस्कृति के अर्थों को आकार देना।